हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अनंत कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है अपराधी सुनाने जा रही हूँ। वन स्थली के रंगीन संसार में अरुण किरणों ने इठलते हुए पदार्पण किया और वे चमकी उठी। देखा तो कोमल किस्यल और कुसुमों की पंखुड़ियाँ वसंत पवन के पैरों के समान हिल रही थीं। पीले पराग का अंगराग लगने से किरणें पीली पड़ गई। वसंत का प्रभात था। युवती कामिनी मालिन का काम करती थी। उसे और कोई न था। वह इस कुसुम काकन से फूल चुन ले जाती और माला बनाकर बेचती। कभी कभी उसे उपवास भी करना पड़ता था, पर वह यह काम न छोड़ती। आज भी वह फूल ले हुए कचनार के नीचे बैठी हुई अर्धविकसित कामिनी कुसुमों को बिना बेधे हुए फंदे देकर माला बना रही थी। भंवर आए गुनगुनाकर चले गए। बसंत के दूतों का संदेश उसने न सुना। मलय पवन अंचल उड़ाकर रूखी लटों को बिखार कर हट गया। मालिन बेसुध थी। वह फंदा बनाती जाती थी और फूलों को फंसाती जाती थी। द्रुत गति से दौड़ते हुए अश्व के पद शब्द ने उसे त्रस्त कर दिया। वह अपनी फूलों की टोकरी उठाकर भयभीत होकर सिर झुकाए खड़ी हो गई। राजकुमार आज अचानक उधर वायु सेवन के लिए आ गए थे। उन्होंने दूर से ही देखा, समझ गए कि वह युवती त्रस्त है। बलवान अश्व वहीं रुक गया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? करुंगी कुमारी के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने कहा, मालिन। क्या क्या मैं तुम माला बनाकर बेच सकती हो? हाँ। यहाँ एक रक्षक तुम्हें रोकता नहीं? नहीं, यहाँ कोई रक्षक नहीं। आज तुमने कौन सी माला बनाई है? यही कामिनी की माला बना रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। वाह, अच्छा, तुम इस माला को पूरी करो, मैं लौटकर उसे लूँगा। डरने पर भी मालिन ढीठ थी। उसने कहा, धूप निकल आने पर कामिनी का सौरभ कम हो जाएगा। मैं शीघ्र आऊँगा, कहकर राजकुमार चले गए। मालिन ने माला बना डाली। किरणें प्रतीक्षा में लाल पीली होकर ध्वल हो गई। राजकुमार लौटकर नहीं आए। तब उसी ओर चली जिधर राजकुमार गए थे। युवती बहुत दूर न गई होगी कि राजकुमार लौटकर दूसरे मार्ग से उसी स्थान पर आए। मालिन को न देखकर पुकारने लगे, मालिन, ओ मालिन। दुरागत कोकिल की पुकार सा वह स्वर उसके कान में पड़ा। वह लौट आई, हाथों में कामिनी की माला लिए हुए। वह वन लक्ष्मी के समान लौटी। राजकुमार उसी दिन सौंदर्य को सकुतूहल देख रहे थे। कामिनी ने माला गले में पहना दी। राजकुमार ने अपना कौशे उछड़िए खोलकर मालिन के ऊपर फेंक दिया और कहा, जाओ इसे पहन कर आओ। आशय और भय से लताओं की झुरमुट में जाकर उसने आज्ञानुसार कौशे वसन पहना। बाहर आई तो उज्ज्वल किरणें उसके अंग अंग पर हंसते हंसते लोट पोट रही थीं। राजकुमार मुस्कुराए और कहा, आज से तुम इस कुसुम काकन की वनपालिका हो, स्मरण रखना। राजकुमार वन चले गए। मालिन किंकविंत होकर मधुक वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग दो। बसंत बीत गया। गर्मी जलाकर चली गई। कानन में हरियाली फैल रही थी। श्यामल घटाएं आकाश में और शय शोभा धरणी पर एक सघन सौंदर्य का सृजन कर रही थी। वनपालिका के चारों ओर मयूर घेर कर नाचते थे। संध्या में एक सुंदर उत्सव हो रहा था। रजनी आई। वनपालिका के कुटीर को तम से घेर लिया। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। युवती प्रकृति का मद विहल्लास था। वनपालिका पर कुटीर के वातायन से चकित होकर देख रही थी। सहसा बाहर कंपटित शब्द से हुआ, आश्रय चाहिए? वनपालिका ने कहा, तुम कौन हो?
एक अपराधी तब यहाँ स्थान नहीं है। विचार कर उत्तर दो। कहीं आश्रय न देकर तुम अपराध न कर बैठो। वनपालिका विचारने लगी। बाहर से फिर सुनाई पड़ा, विलंब होने से प्राणों की आशंका है। वनपालिका निसंकोच उठी और उसने द्वार खोल दिया। आगंतुक ने भीतर प्रवेश किया। वह एक बलिष्ठ युवक था। साहस उसकी मुखाकृति थी। वनपालिका ने पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया है? बड़ा भारी अपराध किया है, प्रभात होने पर सुनाऊंगा। इस रात्रि में केवल आश्रय दो। कहकर आगंतुक अपना आद्र वस्त्र निचोड़ने लगा। उसका स्वर विकृत और वदन नीरस था। अंधकार ने उसे और भी अस्पष्ट बना दिया था। युवती वनपालिका व्याकुल होकर प्रभात की प्रतीक्षा करने लगी। सहसा युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह त्रस्त हो गई। बोली, अपराधी, यह क्या है? अपराधी हूँ सुंदरी। अब की बार उसका स्वर परिवर्तित था। पागल प्रकृति पड़कुठी को घेर कर अपनी हंसी में फूट पड़ती थी। वह करस्पर्श उन्मादकारी था। कामनी की धमनियों में बहकर के बरसाती नालों के समान रक्त दौड़ रहा था। युवक के स्वर में परिचय था, परंतु युवती की वासना के कुतूहल ने भय का बहाना खोज लिया। बाहर कर कापात के साथ ही बिजली कड़की। वनपालिका ने दूसरा हाथ युवक के कंठ में डाल दिया। अंधकार हंसने लगा। भाग 3। बहुत दिन बीत गए, कितने ही बरस आए और चले गए। वह कुसुम कानन जिसमें मोर, शुक और पिक फूलों से लदी झाड़ियों में विहार करते थे, अब एक जंगल हो गया। अब राजकुमार वहाँ नहीं आते थे। अब वे स्वयं राजा हैं। सुकुमार पौधे सूख गए। विशालकाय वृक्षों ने अपनी शाखाओं से जकड़ लिया। उस गहन वन में एक कोने में पड़कुटी थी। उसमें एक स्त्री और उसका पुत्र दोनों रहते थे। दोनों बहेलियों का व्यवसाय करते। उसी से उनका जीवन निर्वाह होता। पक्षियों को फंसाकर नागरिकों के हाथ वह बालक बेचा करता। कभी कभी मृग शावक भी पकड़ ले आता। एक दिन वनपालिका का पुत्र एक सुंदर कुरंग पकड़कर नगर की ओर बेचने के लिए गया। उसकी पीठ पर बड़ी अच्छी बूटियां थीं। वह दर्शनीय था। राजा का पुत्र अपने टूट पर चढ़कर घूमने निकला था। उसके रक्षक साथ थे। राजपुत्र मचल गया। किशोर मूल्य मांगने लगा। रक्षकों ने कुछ देखकर उसे छीन लेना चाहा। किशोर ने कुरंग का फंदा ढीला कर दिया। वह छलांग भरता हुआ निकल गया। राजपुत्र अत्यंत हठी था। वह रोने लगा। रक्षकों ने किशोर को पकड़ लिया। वे उसे राजमंदिर की ओर ले चले। वातायन से रानी ने देखा, उसका लाल रोता हुआ लौट रहा था। एक आंधी सी आ गई। रानी ने समाचार सुनकर उस बहेलिये के लड़के को बेतों से पीटे जाने की आज्ञा दी। किशोर ने बिना रोए चिल्लाए और आंसू बहाए बेतों की चोट सहन की। उसका सारा अंग छत विछत था। पीड़ा से चल नहीं सकता था। मृगया से लौटते हुए राजा ने देखा। एक बार दया तो आई, परंतु उसका कोई उपयोग न हुआ। रानी की आज्ञा थी। वनपालिका ने राजा के निकल जाने पर किशोर को गोद में उठा लिया और अपने आंसुओं से घाव धोती हुई उसने कहा, आह, वे कितने निर्दयी हैं। फिर कई वर्ष बीत गए। नवीन राजपुत्र को मृगया की शिक्षा के लिए लक्ष्य साधने के लिए वही नगर कंठ का वन स्थिर हुआ। वहाँ राजपुत्र हिरणों पर पक्षियों का तीर चलाता। वनपालिका को अब फिर कुछ लाभ होने लगा। हिरणों को हाँकने से, पक्षियों का पता बताने से कुछ मिल जाता है, परंतु उसका पुत्र किशोर राजकुमार की मृगया में भाग न लेता। एक दिन बसंत की उजली धूप में राजा अपने राजपुत्र की मृगया परीक्षा लेने के लिए
16 बरस बाद उस जंगल में आए। राजा का मुंह एक बार विवरण हो गया। उस कुसुम कानन की सभी सुकुमार पौधे सूख कर लोप हो गए हैं। उनकी पेड़ियों में कहीं कहीं 2-1 अंकुर निकलकर अपने प्राचीन बीज का निर्देश करते थे। राजा सर्वप्रसन्न के समान उस अतीत की कल्पना कर रहे थे। अहेरियों के वेश में राजपुत्र और उसके समवयस्क जंगल में आए। किशोर भी अपना धनुष लिए एक ओर खड़ा था। करुंग पर तीर छूटे। किशोर का तीर करुंग के कंठ को भेद कर राजपुत्र की छाती में घुस गया। राजपुत्र अचेत होकर गिर पड़ा। किशोर पकड़ लिया गया। इधर वनपालिका राजा के आने पर समाचार सुनकर फूल खोजने लगी थी। उस जंगल में अब कामिनी कुसुम नहीं थे। उसने मधुक और ध्रुवा की सुंदर माला बनाई। यही उसे मिले थे। राजा क्रोध से उन्मत्त थे। पति हिंसा से कड़कड़ बोले, मारो। बधिकों के तीर छूटे। वह कमनीय कलेवर किशोर पृथ्वी पर लौटने लगा। ठीक उसी समय मधुक मालिका लिए वनपालिका राजा के सामने पहुंची। कठोर नियति जब अपना विधान पूर्ण कर चुकी थी, तब कामिनी किशोर के शव के पास पहुंची। पागल सी उसने माला राजा के ऊपर फेंकी और किशोर को गोद में बैठा लिया। उसकी निचेष्ट आंखें मौन भाषा में जैसे माँ माँ कह रही थीं। उसने हृदय में घुस जाने वाली आंखों से एक बार राजा की ओर देखा और भी देखा राजपुत्र का शव। राजा एक बार आकाश और पृथ्वी के बीच में हो गए, जैसे वह कहाँ कहाँ से चले गए। राजपुत्र का शोक और क्रोध वेग से बहती हुई बरसाती नदी की धारा में बुल्ले के समान बह गया। उनका हृदय विषय शून्य हो गया। एक बार सचेत होकर उन्होंने देखा और पहचाना अपना वही जीर्ण कौशेय उषड़ी वनपालिका। राजा कामिनी की आंखों से आंसू नहीं थे। यह कौन था? गंभीर स्वर में सर नीचा किए वनपालिका ने कहा, अपराधी। कहानी समाप्त हुई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।